हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। मैं आप लोग के सामने केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेके आई हूँ आज क्लास थर्ड। इससे पहले मैंने आपको मैटर और एटम पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब मैं पढ़ाऊँगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पढ़ेंगे कि कैसे एक एटम का स्ट्रक्चर है, मतलब क्या क्या उसका संरचना है, क्या क्या उसके अंदर है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है, द वर्ड एटम हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड फ्रॉम द वर्ड एटम हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो विच मीन्स अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। सबसे पहला बात कह रहा है कि एटम जो है वो मेरा कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। किससे बना है ग्रीक वर्ड से? एटोमियोस से। ठीक है, जिस हम लोग एटोमोस भी जानते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि अनकटेबल और नॉन डिविजिबल, मतलब हम इसका ना तो हम इसको काट सकते हैं और ना ही इसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब किसी भी मैटर का वह छोटा सा पार्ट, वो वैसा पार्ट, मतलब एक मान लीजिए कोई सामान लेते हैं, उसका हम छोटा 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 टुकड़ा करते जाते हैं, तब तक हम वैसे छोटा टुकड़ा करते हैं ताकि एक ऐसा छोटा टुकड़ा मिल जाए जिससे वो फर्दर आगे वो डिवाइड ना हो, कटे ना। इसीलिए हम हम उसको क्या बोल देंगे? एटम बोल देंगे। ठीक है, तो एटम किससे बना है? ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। समझ में आया? नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? द आइडिया ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर वॉज फर्स्ट गिवन बाई महर्षि कन्नड़ इन द 6th century BC इन इंडिया। इंडिया में एक फिलोसफर हुआ करते थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। वो 6th century BC बिफोर क्रिस्ट, मतलब 6th century के आसपास ही वो क्या किए थे ना, बताए थे कि मैटर का सबसे छोटा पार्ट है जिसको वो नाम दिए थे परमाणु। क्या नाम दिए थे? परमाणु। अकॉर्डिंग टू देम मैटर कंसिस्टेड ऑफ अ इंडिस्ट्रिक्टेबल मिनट पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु। वो बताए थे ना कि जो हम लोग का पदार्थ है वो एक बहुत छोटा पदार्थ परमाणु से मिलके बना हुआ है, जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, परम मीन्स होता है अल्टीमेट और अणु मीन्स होता है पार्टिकल, मतलब अल्टीमेट पार्टिकल है जिसका आगे कोई भी टुकड़ा नहीं होता है। फिर अगला क्या हुआ? एक ग्रीक फिलोसफर है। ये तो महर्षि कन्नड़ थे, जो ये इंडियन फिलोसफर थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्रीक फिलोसफर डेमोक्राइटिस। कौन आते हैं? डेमोक्राइटिस। कब आते हैं? 460 BC से लेकर 370 BC तक, जिन्होंने परमाणु को एटम बोला था। महर्षि कन्नड़ एटम को परमाणु बोल रहे थे और मैटर को पदार्थ बोल रहे थे, लेकिन डेमोक्रेटिस ने ग्रीक वर्ड यूज़ किया। उन्होंने एटम बोला, परमाणु को क्या बोला? एटम बोला, जिसका मतलब होता है ग्रीक वर्ड में इंडिविजिबल, मतलब जिसका टुकड़ा ना किया। मतलब बात वही है, सिर्फ लैंग्वेज अलग कर दिए। ठीक है, फिर दीज अर्लियर आइडियाज वर मोर स्पेकुलेशन एंड देयर वाज नो वे टू देम टेस्ट देम एक्सपेरिमेंटली। ये सब एक अर्लियर आइडियाज़ था, इसका कोई एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं था। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके बाद एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन द फॉर्म साइंटिस्ट बेसिक्स बाय जॉन डाल्टन, ए ब्रिटिश स्कूल टीचर इन 1808। तो उसके बाद एक ब्रिटिश स्कूल टीचर आए 1808 ईस्वी में। उन्होंने एटॉमिक थ्योरी सबसे पहला दिया था। ठीक है, और वो कौन थे? जॉन डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन। हिज थ्योरी कॉल्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और उनका थ्योरी जो है वो कैसा नाम जानने लगा? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। रिगार्डेड द एटम एज अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, और वो भी यही बात बोल रहे थे कि मैटर का जो अल्टीमेट पार्टिकल है वो क्या है? एटम है। मतलब महर्षि कन्नड़ का भी बात वही था जो सबसे पहले महर्षि कन्नड़ बोले। ग्रीक फिलोसफर जो आए थे डेमोक्रेटिस, उनका भी बात वही था, और जॉन डाल्टन का भी बात वही सेम था। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या बात था वो हम लोग पहले पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। मैटर के अंदर बहुत सारा क्या है? एटम्स है, और वो कैसा है? इंडिविजुअल, मतलब जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता है। ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। ठीक है, क्या बोल रहे? किसी भी एक एलिमेंट का, एटम का जो प्रॉपर्टीज होगा वो सेम होगा, और मास भी क्या होगा? सेम होगा। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, और दूसरे एलिमेंट्स का जो एटम्स होगा उसका मास क्या होगा? डिफरेंट्स होगा। समझ में आया? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। और वो क्या बोले
कि जब किसी भी एलिमेंट्स का डिफरेंट एलिमेंट्स का एटम एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक, मतलब दो अलग अलग किसी भी एलिमेंट्स के एटम जब मिलते हैं तो यौगिक बनते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, हम लोग देते हैं C+O2 तो बनता है ना CO2। तो इसी तरह से वो ये बात बता रहे थे। फिर क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ये सब पार्ट लेते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बस एटम का रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। मतलब अगर एटम यहाँ था तो वहाँ चला गया, वहाँ है तो यहाँ चला गया। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, H+O2 तो यहाँ पे क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। मतलब एटम का क्या हो गया, एटम सब वही हैं, सिर्फ इनका क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर से ये एक जैसे मतलब व्यवस्थित हो गए। ये ना तो ख़त्म हुए हैं और ना दोबारा इनको बनाया जा सकता है। दे आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना इन्हें बनाया जा सकता है और ना इन्हें ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया ये लाइन। फिर क्या हुआ, इन 1833 माइकल फेराडे शोड देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। माइकल फेराडे नाम के एक साइंटिस्ट आए थे 1833 में। उन्होंने दिखाया कि कुछ ना कुछ रिलेशन है मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में। दिस वाज फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू टू सजेस्ट दैट द एटम वाज नॉट अ सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ मैटर बट मेड अप ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल। यही एक ऐसा ब्रेक थ्रू था जो जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिए थे उसको गलत प्रूफ करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया ना, मैटर का जो एटम्स था वो अब डिवाइड हो गया। एटम्स को अब ये बोला गया कि एटम्स जो हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से और मिलके बने हुए हैं। तो यहीं पे जॉन डाल्टन का एक सिद्धांत क्या हो गया, गलत हो गया। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डिस्कार्डेड द इंडिविजुअल नेचर ऑफ एटम्स प्रोवाइड बाय जॉन। अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का खोज हुआ, वैसे ही जॉन डाल्टन जो एटॉमिक थ्योरी प्रपोज किए थे कि एटम मेरा इंडिविजुअल है, वो क्या हो गया, डिस्कार्डेड हो गया, मतलब वो गलत हो गया। ठीक है, द वर्क्स ऑफ J.J. थॉमसन एंड Ernst Rutherford एक्चुअली लेड ऑन द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पिक्चर ऑफ द एटम। तो ये काम कौन किए थे, J.J. थॉमसन और E. रदरफोर्ड जो है फाउंडेशन लाए थे कि अब एटम का मॉडर्न पिक्चर क्या है, मतलब अब एटम कैसा दिखता है, किस तरह से वर्क करता है, ये बताएंगे। ठीक है, इट नाउ बिलीव दैट एटम कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्टिकल्स कॉल्ड सबएटम। अब ये विश्वास हो गया था कि जो एटम है वो बहुत सारे सब पार्टिकल से मिलके बने, जिसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, मेसन, etc. आउट ऑफ दिस पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। और ये सब जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन ठो जो आपका नाम आ रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये हमारा फंडामेंटल पार्टिकल्स है। ठीक है, मतलब ये हम लोग का मूल पार्टिकल्स बोल सकते हैं, जो कि एक एटम के स्ट्रक्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द एटम, इसको ही हम बोल सकते हैं कि एटम्स का ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो अब हम पढ़ेंगे कि पहले एटम में क्या क्या फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम क्या क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब हम पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो खोज है वो J.J. थॉमसन किए थे। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे, J.J. थॉमसन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का नाम जो है ना वो कौन दिए थे, स्टोनी दिए थे। इलेक्ट्रॉन का नाम कौन दिए थे, स्टोनी दिए थे। तो आपसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे, तो इलेक्ट्रॉन का खोज J.J. थॉमसन किए थे। लेकिन इलेक्ट्रॉन टर्म कौन दिया था, तो दो इलेक्ट्रॉन टर्म है वो स्टोनी दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे हम लोग चलते हैं। क्या बोल रहा है, द रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1 यूनिट। और किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज होता है वो -1 यूनिट होता है। और एब्सोल्यूट चार्ज पूछेगा तो बोलिएगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, या फिर हम इसको ESU में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4.8 × 10⁻10⁻10 ESU, -10 ESU। ठीक है, -4.8 × 10⁻10 ESU। USU मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है,
अब इसका बोल रहा है रिलेटिव मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का वो होता है 0.000543 AMU, और इसका एब्सोल्यूट मास जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम या फिर 9.1 इंटू 10⁻⁻13 kg। आपके लिए ये लाइन और ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है एग्जाम में। और किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है -1.76 इंटू 10⁻⁻ कूलम्ब ग्राम, ठीक है। चार्ज और मास का जो रेशियो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, मतलब मान लीजिए चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻28। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा -1.76 गुना 10⁻28 कूलम्ब पर ग्राम, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत? और इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन किया जाता है कौन से एक्सपेरिमेंट करके? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो आपसे कोई पूछेगा कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कौन किए थे, तो ये भी जे थॉमसन ही किए थे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? अब हम पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में, ठीक है। प्रोटॉन का डिस्कवरी गोल्डस्टीन किए थे, प्रोटॉन का खोज तो गोल्डस्टीन किए थे, लेकिन प्रोटॉन का जो नाम था वो रदरफोर्ड दिए थे। कभी कभी दे देता है कि रदरफोर्ड क्या प्रोटॉन का खोज किए थे, नहीं, रदरफोर्ड न्यूक्लियस का खोज किए थे, प्रोटॉन का नहीं, ठीक है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किए थे, लेकिन प्रोटॉन का नाम जो दिए थे वो रदरफोर्ड दिए थे, ठीक है। द रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? +1 यूनिट होता है, और इसका एब्सोल्यूट चार्ज क्या होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, और इसका ESU में पूछेगा तो बस +4.8 इंटू 10⁻10 USU। अगर रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन होगा तो क्या हो जाएगा? 1.00763 MU, और इसका एब्सोल्यूट मास होता है 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम। देखिए, हमेशा प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से भारी होता है। द चार्ज मास ऑफ रेशियो ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 9.58 इंटू 10⁻4 कूलम्ब ग्राम। एक प्रोटॉन को जो ऑब्टेन किया गया था वो एनोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन जो होता है उसका खोज जो किए थे जेम्स चैडविक किए थे। कौन किए थे? जेम्स चैडविक, ठीक है। और इसका पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है, न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? 0 होता है। और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो 1.00863, मतलब ये क्या है ना, ये प्रोटॉन से भी भारी होता है। जो मेरा न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन से भी भारी होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली होता है लेकिन थोड़ा सा भारी न्यूट्रॉन होता है। और इसका एब्सोल्यूट मास जो होता है वो 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है, और इसका केजी में होता है 1.675 इंटू 10⁻27। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 5 है, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। और जो मेरा चार्ज होता है, चार्ज बाई मास का रेशियो होता है वो 0 होता है। न्यूट्रॉन को हम लोग सबसे पहले कहाँ से ऑब्टेन किए गए थे? रेडियो एक्टिविटी से, एक फेनोमेना से, ठीक है। क्या किया गया था? 4 बेरिलियम का हम लिए थे और उस पर ये हीलियम का पार्टिकल से हम लोग बॉम्बार्डेड करवाए थे, तो हमको यहाँ पे न्यूट्रॉन मिला था, ठीक है। We have learnt in Dalton's atomic theory that atom has indivisible and indestructible। हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या पढ़े कि जो एटम है वो क्या है? इनडिविजिबल है, मतलब इसका टुकड़ा नहीं हो सकता है। इंडिस्ट्रक्टिबल है, इसका हम तोड़ नहीं सकते। बट द डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द एटम, लेकिन जैसे ये खोज हो गया कि अंदर एटम्स के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, तो क्या हो गया? जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को फेलियर का मान लिया गया। इट वाज देन नेसेसरी कि कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स अरेंज्ड है एटम के अंदर, ठीक है। अब ये जानना जरूरी हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अंदर में एटम्स के हैं कैसे, किस तरह से रहते हैं, ठीक है। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मेनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल्स। इसको एक्सप्लेन करने के लिए अब बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपना नया नया एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया। जे थॉमसन थे जो सबसे पहला आदमी थे जो एक मॉडल लाए थे, एटॉमिक मॉडल, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताने के लिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताने के लिए कोई साइंटिस्ट थे, वो कौन आए थे? जे थॉमसन, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? अब देखिए, थॉमसन्स मॉडल सम ऑफ एटम पढ़ेंगे तो 1988 में खोज किए थे। वो कब? इलेक्ट्रॉन्स का, वो उससे पहले किए थे। 1898 में जे थॉमसन आए थे, जो कि क्या बताए थे कि मेरा एटम जो है वो एक स्फीयर है, मतलब गोला है, ठीक ना।
एक गोला है जिसका रेडियस कितना है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है, ठीक है, जिसमें क्या है ना पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और निगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके अंदर एम्बेडेड है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लम पुडिंग मेडल या फिर इसको हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। मतलब मान लीजिए ये वाटरमेलन है, ठीक है, इसका जो ये रेड वाला पार्ट है ना, ये रेड वाला पार्ट है ये मेरा प्रोटॉन है, ठीक है, ये प्रोटॉन है, और इसका जो ब्लैक सीड्स है, ये जो ब्लैक सीड्स है ये मेरा क्या है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसीलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। मतलब एक केक की जैसा जिसमें रेजिन्स मेरा इलेक्ट्रॉन है और जो ब्रेड्स हैं वो मेरा प्रोटॉन है, समझ में आया। और ये कैसा है, एक स्फेयर है, मतलब एटम मेरा क्या है एक स्फेयर है, गोले के टुकड़े के जैसा गोला है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये कौन बताए थे, जे थॉम्सन बताए थे। कब बताए थे, 1898 में, ठीक है। Although this model of an atom was able to explain the overall neutrality of this atom, तो ये मॉडल जो क्या था ना ये नहीं बता पा रहा था कि एटम जो मेरा उस पर ओवरऑल क्या चार्ज है, ओवरऑल क्या है कि वो न्यूट्रल है नहीं है, स्टेबल है नहीं है, ये बता नहीं पा रहा था। इसीलिए इसका कोई एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आगे नहीं निकला। अब आए मेरे पास दूसरे साइंटिस्ट अर्न्स्ट रदरफोर्ड। कौन आए, एटॉमिक मॉडल लेकर के आए अपना अर्न्स्ट रदरफोर्ड। ये कब लाए थे, 1911 में। अर्न्स्ट रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट, उनके एक स्टूडेंट भी थे हैंस गीगर एंड अर्न्स्ट मर्डरसन, ठीक है, बॉम्बार्डेड अ वेरी थिन गोल्ड फ्लॉइड विथ अल्फा पार्टिकल्स। एक अल्फा पार्टिकल्स, एक गोल्ड का फॉयल लेते हैं, सोना का पतला सा परत लेते हैं, उस पर अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं, बॉम्बार्ड करवाते हैं, ठीक है, क्या करवाते हैं, बॉम्बार्ड करवाते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस और फिर उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस होता है उसको वो क्या करते, रीड करते। तो क्या हुआ, सबसे पहले मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। मतलब मान लीजिए एक पतला सा गोल्ड फॉयल लिए, उस पर क्या किए, अल्फा पार्टिकल्स को क्या किए, बॉम्बार्ड करवाए, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करवाए। और अब ये नोटिस कर रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल्स कैसे कैसे बिहेव करता है। तो बहुत सारा जो अल्फा पार्टिकल्स था वो सीधा निकल गया, मतलब स्ट्रेट निकल गया, ठीक है, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब ऐसे जाना था सीधा बट वो ऐसे होके गए, ऐसे होके गए, मतलब स्मॉल एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट कर गए। और उसमें से 12,000 पार्टिकल्स क्या हो गए, अपना रास्ता मोड़ लिए, चेंज कर लिए, ठीक है। मतलब 12,000 में से एक पार्टिकल क्या हुआ, अपना रास्ता क्या कर लिया, मोड़ लिया, ठीक है। रदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट दैट, फिर इससे रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किए कि बहुत सारा स्पेस जो है एटम में वो खाली है। मतलब मेरा जो एटम है उसमें बहुत सारा स्पेस क्या है, खाली है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स बहुत सारा गोल्ड फ्लॉइड से बिना डिफ्लेक्ट किए क्या किया गया, सीधा निकल गया, ठीक है। वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम पाथ, और बहुत छोटा सा पोर्शन से ही अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गया, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट किया। इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई एटम के पास पॉजिटिव चार्ज था जो कि छोटा सा जगह क्या हुआ था, घेरे हुआ था, ठीक है। तो इसी को बाद में आगे चल के न्यूक्लियस नाम देते हैं वो। ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाई 180 डिग्री, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री से क्या कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया। इसका मतलब ये दिखाता था कि उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और कुछ गोल्ड का मास भी है। वर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, बहुत छोटे से जगह में एटम के क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। From the data, Rutherford also conclude that the radius of nucleus is about 10.5 times less than the radius of atom. इससे ये बताया कि वो जो छोटा सा जगह है जिसको नाम क्या दिए, न्यूक्लियस, क्या नाम दिए उसका, न्यूक्लियस, उसका जो रेडियस है, वो जो एटम का रेडियस है उससे भी 10⁵ टाइम्स छोटा है। क्या है, छोटा है, समझ में आया। On the basis of his experiment, Rutherford provide the nuclear model of an atom. इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे रदरफोर्ड अपना एक नया न्यूक्लियर मॉडल लाए जिसका फॉलोइंग फीचर था। उन्होंने बताया कि एटम के पास एक लार्ज एम्प्टी स्पेस है जिसको हम लोग क्या नाम दिए, वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस दिए, ठीक है। और फिर बताया कि एक एटम के पास एक ऐसा जगह है जहाँ पे वो कंसंट्रेटेड है, जिसका मास उन एटम का वहाँ पे पूरा
है उस, और वहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज है, उसको नाम दिए न्यूक्लियस। इसीलिए हम बोले थे, क्या पहले ही बोले थे कि रदरफोर्ड न्यूक्लियस का खोज किए थे, प्रोटॉन का नहीं, ठीक है। फिर क्या बताए कि जो साइज है न्यूक्लियस का वो एटम के साइज से बहुत छोटा है। क्या है? बहुत छोटा है। और साइज ऑफ एटम अगर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है तो न्यूक्लियस का साइज कितना हो जाएगा? उससे 5 कम, तो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? फिर क्या बोले, एक एटम जो है वो पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब कि अगर उस एटम के पास पॉजिटिव जितना चार्ज है तो उतना ही उसके पास क्या है? निगेटिव चार्ज भी है। तो टोटल मतलब जो एटम है वो क्या है मेरा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे, जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में आप लोग को? अब क्या बोले थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के क्लोज सर्कुलर पाथ में। ये बात बोले थे कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है तो इसी के सर्कुलर पाथ में क्या होता है मेरा? इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है ऑर्बिट में। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, यही क्या होता है कि मतलब बांधे रखता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज काउंटर बैलेंस, और इन दोनों को काउंटर बैलेंस करता है कौन से फोर्स से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जिससे कि क्या होता है मेरा? इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या ड्रॉबैक्स आया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। तो रदरफोर्ड्स बात तो सब सही कह रहे थे, लेकिन ये भी नहीं डिफाइन कर पाए कि उनका जो एटॉमिक मॉडल है वो क्या है? स्टेबल है। इसमें वो एटम्स का स्टेबिलिटी नहीं बता पा रहे थे कि मान लो इलेक्ट्रॉन घूमते 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 कम भी तो हो सकता है, क्योंकि एनर्जी डिसिपेट्स होता है ना, कोई चीज़ मोशंस में रहता है तो ये बात वो नहीं बता पाए थे, इसीलिए आगे इनका भी क्या कर दिया गया था? फेल कर दिया गया था। तो इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल लॉज ऑफ मैकेनिक्स का क्लासिकल लॉज और थर्मोडाइनमिक्स का, अगर कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मोशन में तो वो क्या करता है? एनर्जी रेडिएट्स करता है, मतलब एनर्जी क्या करता है? निकालता है। तो Thus an electrons when moving around the nucleus continuously should radiate energy। इससे क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन उस पाथ पे कंटिन्यूअस मूव करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो भी अपना एनर्जी क्या करता है? रेडिएट करता है, मतलब एनर्जी लूज करता है। और इससे क्या होगा कि एज अ रिजल्ट इट शुड बी ग्रेजुअली पुल्स टुवर्ड द न्यूक्लियस। और इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा किसकी तरफ खींचा चला जाएगा? न्यूक्लियस की तरफ। और जब न्यूक्लियस की तरफ खींचा चला जाएगा तो न्यूक्लियस से क्या कर जाएगा? कोलाइड होके ख़त्म हो जाएगा। दिस शुड रिजल्ट इन टोटल कोलैप्स ऑफ द एटम। और ये क्या बताएगा कि एटम का क्या हो जाएगा? टोटल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए, जब एटम ही हाईली अनस्टेबल है, वो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उस फॉर्म में, तो हम कैसे बोल देंगे कि एटम स्ट्रक्चरली स्टेबल है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया? इसीलिए रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, और ये क्या हो गया? फेल हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। क्या पढ़ रहे हैं? अल्फा पार्टिकल इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हीलियम एटम। अब कोई पूछ सकता है ना कि अल्फा एटम कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो अगर हम हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे और वो डबली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन हो जाए, मतलब मेरा हीलियम क्या होता है? He मेरा होता है 2, ठीक है, मतलब उसके पास 2 होता है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 2 होता है। तो अगर ये हम 2 इलेक्ट्रॉन ही उसका गायब कर दे तो वो क्या बन जाएगा? He++ बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फा पार्टिकल्स में क्या होता है, तो अल्फा पार्टिकल्स में 2 प्रोटॉन्स होता है बट इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। अल्फा पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। अल्फा पार्टिकल्स में 2 प्रोटॉन और 2 क्या होता है? न्यूट्रॉन्स होता है। मतलब इसका एटॉमिक मास तो 4 रहेगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है अल्फा पार्टिकल में। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है मेरा? तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम बाय द एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। हम इलेक्ट्रॉन्स लेके नहीं चलते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है? वो शेयर करता है, लूज करता है और गेन करता है। लेकिन प्रोटॉन्स क्या होता है? हर जगह कांस्टेंट रहता है। इसीलिए हर जगह देखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू लिखा हुआ रहेगा एटॉमिक नंबर।
तो उसको टिक मारिएगा। अगर दोनों ऑप्शन रहे तब टिक मारिएगा नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू। मोस्टली जगह आपको दिखेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर क्या होता है, मेरा एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय जेड। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑल एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट का एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। हर जगह क्या होता है, सेम होता है। मान लीजिए अगर हाइड्रोजन है तो जेड बराबर उसका क्या हो जाएगा, 1 होगा। मतलब हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन के पास कितना प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है। अगर कार्बन है तो कार्बन का होता है 6 एटॉमिक नंबर, उसके अकॉर्डिंग उसके पास कितना प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। समझ में आया यहाँ तक आपको, कोई दिक्कत समझने में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मोजलेज लॉ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एक साइंटिस्ट है हेनरी मोजले, उनके अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन इट्स एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा कौन होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ना कि एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास को हम एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं मान के उतना चलते हैं जितना हम किसको मान के चलते हैं, एटॉमिक नंबर को। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत। किसी भी चीज़ है, जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो पीरियोडिक टेबल है वो भी किसके पे बेस्ड है, हमारे एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, ना कि एटॉमिक मास पे। मेंडलीव एटॉमिक मास पे देने गए थे जो कि उनका क्या हो गया था, फेल हो गया था। इसीलिए हेनरी मोजले क्या किसके अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल दिए थे, एटॉमिक नंबर के। तो इसीलिए कह रहा है किसी भी एलिमेंट का जो फंडामेंटल होता है वो प्रॉपर्टीज होता है वो किसके अकॉर्डिंग हम लोग शो करते हैं, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में। अब हम लोग चलेंगे मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट्स का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड मास नंबर, ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करते हैं, एक्स, ए से। मान लीजिए कोई एलिमेंट है एक्स, ये उसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, और ये क्या हो गया है, उसका मास नंबर। इसको मास नंबर बोलते हैं और इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हमेशा नीचे लिखा जाता है और मास नंबर को हमेशा ऊपर लिखा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। ए उसका मास नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और एक्स क्या डिनोट करता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट करता है। कभी कभी पूछ लेता है आपसे, सिंबल पूछ लेगा आपसे, एलिमेंट्स को पूछेगा, एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब पूछ लेता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डिनोटेड बाई पी। प्रोटॉन्स का नंबर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और पूछ रहा है एटॉमिक नंबर जेड बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर ई हम लोग बहुत कम देखते हैं, हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही मानते हैं एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बराबर क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन बराबर एक और लिख सकते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत। आपसे डायरेक्टली ये सब क्वेश्चन दे देता है कि मान लीजिए किसी एलिमेंट का मास नंबर 188 है, उसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए 28 है, तो नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे एग्जाम में रेलवे का, एसएससी का पूछा हुआ है, तो आप ये वाला चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहीं पे हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है और उसका एटॉमिक मास भी क्या है, 1 है। एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, 1। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होता है हाइड्रोजन में, वो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। मतलब कि एक ऐसा इकलौता पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, वो कौन सा है, हाइड्रोजन। वो कौन सा है, हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या बोल रहा है, क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मास नंबर 35 है। देखिए 17 और 35। उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 17। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 35 में से 17 घटा देंगे तो 18। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अब आइसोटॉप्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप लोग समझिए। आइसोटॉप्स हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी सेम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो। मतलब एक ही एलिमेंट है, एक ही एटम का 2 एलिमेंट है, मतलब सेम ही एलिमेंट है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है, सेम है, लेकिन इसका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। समझ में आया, मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटॉप। हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है, कौन कौन, 1H1, 1H2, 1H3। कार्बन का 3 आइसोटॉप्स होता है, 612, 613, 614, ठीक है। क्लोरीन का 2 आइसोटॉप्स होता है, 1735, 1737। देखिए आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन 1H1, 1H2 और 1H, इसका स्पेशल नाम दिया गया है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। 1H1 को प्रोटियम बोलते हैं, 1H2 को ड्यूटेरियम बोलते हैं और 1H3 को ट्रिटियम बोलते हैं। और ये एक हाइड्रोजन का जो तीसरा आइसोटॉप्स है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। कैसा एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा हाइड्रोजन का ऐसा आइसोटॉप्स है जो रेडियो एक्टिव है, तो वो कौन सा होगा, वो ट्रिटियम होगा। ट्रिटियम होगा, 1H3 होगा। ये कैसा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इन आइसोटॉप्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रिमेन सेम। किसी भी आइसोटॉप्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम होता है, लेकिन किसका नंबर डिफरेंट होता है, तो न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्यों ऐसा डिफरेंट होता है, क्योंकि मास नंबर बदल रहा है। यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन 0 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 1 है और यहाँ पे न्यूट्रॉन 2 है। तो देखिए हर जगह पे आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन नंबर क्या है, सेम है, चेंज हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे भी प्रोटॉन बराबर 1 है, इलेक्ट्रॉन बराबर 1 है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन बराबर 1 है, प्रोटॉन बराबर 1 है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन बराबर 1 है, प्रोटॉन बराबर 1 है। तो चेंज क्या होता है आइसोटॉप्स में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होता है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होता है। और आइसोटॉप्स डिफर इन सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होते हैं, जैसे डेंसिटी, बॉइलिंग etc। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, उन सब का सेम होता है। समझ में आया, केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटॉप्स का सेम होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिफरेंट होता है। समझ में आया यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशंस होता है आइसोटॉप्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। तो यूरेनियम 235 का यूज़ हम लोग करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। किस लिए करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं। किसके रूप में यूज़ करते हैं, एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। फिर कोबाल्ट 60 का यूज़ हम लोग करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। किसके ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। आयोडीन 131 का यूज़ हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर के लिए, ठीक है, घेंगा रोग जो हो जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, आयोडीन 131। आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन 14 का हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी हिस्टोरिकल और जियोलॉजिकल मैटर का एज निकालने के लिए, जिसको हम लोग कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग, ठीक है। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, एज निकालते हैं किसी भी फॉसिल्स फ्यूल्स का हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोबार्स। क्या पढ़ेंगे, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट सेम मास नंबर एज नोन एज आइसोबार्स। मतलब क्या कह रहा है, डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंस तो होगा लेकिन मास नंबर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। समझ में आया, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा ही क्योंकि अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन मास नंबर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। जैसे दो आइसोबर्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं, ऑर्गन और कैल्शियम। इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, लेकिन इन दोनों का मास नंबर क्या है, सेम है, 40-40। समझ में आया। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं क्रोमियम और फेरस। देखिए क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 24 होता है और फेरस का एटॉमिक नंबर 26 होता है और इसका मास नंबर दोनों का क्या होता है, 54 होता है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोबार्स बोल देते हैं, ठीक है। क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज होता है वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे। तो आइसोबार्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों क्या होता है, अलग होता है। उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होते थे लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते थे, सेम होते थे। ये बात याद रखिएगा। लेकिन आइसोबार्स में दोनों अलग होते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, अलग होता है। इसीलिए मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी एटम का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करता है, उनके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, ना कि एटॉमिक मास पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट एलिमेंट्स हो, मतलब किसी भी डिफरेंट एलिमेंट्स का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। बहुत सारा हो सकता है आइसोटॉन्स, जैसे 6, 14, 7, 15, 8, 16। देखिए यहाँ पे सबका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंस है और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्योंकि देखिए 6 में से 14 जाएगा तो यहाँ पे 8,
7 में से 15 जाएगा तो 8, 8 में से यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम हो जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, आइसोटोन्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आइसोटोन्स बोल देते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या पढ़ेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी आयंस जिसका इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो उसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज बोलते हैं, जैसे O2 माइनस, Fe माइनस, Ne, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, Cn माइनस, N2 माइनस, O2 प्लस, मतलब इन लोग का इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। अब हम पढ़ेंगे आइसोडाइफर्स, ठीक है। एटम्स हैविंग सेम आइसोटॉपिक नंबर आर कॉल्ड आइसोडाइफर्स, मतलब कि किसी भी एटम का अगर आइसोटॉपिक नंबर सेम है तो उसको हम लोग आइसोडाइफर्स बोलेंगे। मैथमेटिकली आइसोटॉपिक नंबर्स आर n-z या a-2z, और n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, z बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और a बराबर क्या होता है, मास नंबर। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, n-z, मतलब कि कितना हो जाएगा, 235 में से 92 घटाइएगा तो n निकल जाएगा, और उसमें से हमको फिर z घटा देना है, तो इसको हम लोग आइसोडाइफर्स बोलते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस इतना समझ लीजिए जिसका आइसोटॉपिक नंबर क्या हो, सेम हो, उसी को हम लोग आइसोडाइफर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे आइसोस्टर्स। मॉलिक्यूल्स और आयंस हैविंग सेम नंबर्स ऑफ एटम एंड ऑल्सो सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसोस्टर्स, मतलब वैसा मॉलिक्यूल्स, वैसा आयन जिसका एटम का नंबर सेम हो और क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम हो, उसको आइसोस्टर्स बोल देते हैं। एग्जांपल याद कर लीजिएगा, N2CO साइनाइड, CO2 N2O NO2। ये उतना एग्जाम में ये सब पूछते नहीं है, जो इम्पोर्टेंट से आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है, तो ये सब पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट का नेचर क्या, किसी भी लाइट का नेचर क्या होता है, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। मतलब हम लोग जानते हैं कि हम लोग का लाइट का डुअल नेचर होता है, वो एज अ वेव और एज अ पार्टिकल्स दोनों बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इन 1856 जेम्स क्लर्क मस्कवेल स्टेटेड दैट light has x-rays, gamma rays and heat etc emit energy continuously in the forms of radiations or waves and the energy called radiant energy। 1856 में कोई एक साइंटिस्ट थे, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, उन्होंने बोला था कि लाइट के पास अपना एक्स रेज, गामा रेज और हीट होता है, जिसको वो कंटिन्यूस क्या करते हैं, इमिट करते हैं, निकालते रहते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, और इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस एनर्जी इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। These waves are associated with electrical as well as magnetic fields and as therefore electromagnetic waves। और ये जो waves होते हैं ये एसोसिएट होते हैं इलेक्ट्रिकली भी, और इनके साथ मैग्नेटिक फील्ड्स भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल देते हैं। मतलब इनके पास दोनों नेचर होता है, इलेक्ट्रिकल का भी और मैग्नेटिक का भी, ठीक है। और या तो फिर हम इनको रेडिएशंस बोल देते हैं। समझ में आया? तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कि वेव क्या होता है, ठीक है। तो वेव तो हम लोग जान लिए क्या हो गया। अब वेवलेंथ क्या होता है, तो देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और थ्रफ्स, ये ऊपर वाले को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं और ये नीचे वाले को थ्रो बोलते हैं, ठीक है, ट्रॉस बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच के कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस, ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच के कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, और जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। मतलब दो श्रृंग और दो गर्तों के बीच के कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस, दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ बोलते हैं, तरंगदैर्ध्य बोलते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। और किसी भी ऐसा यूनिट वेवलेंथ क्या होता है, मीटर होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ये तो आप लोग को पता ही होगा, ये याद कर लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻⁹ मीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हमसे कोई पूछेगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में कितना वेव पास कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसको डिनोटेस किया जाता है न्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड साइकिल पर सेकेंड। किसी भी फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होता है उसको हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं, या फिर सेकेंड इनवर्स बोलते हैं, या फिर पर सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। 1 हर्ट्ज बराबर होता है 1 साइकिल पर सेकेंड, मतलब 1 साइकिल में कितना वो कंप्लीट करता है वेव, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया?
अब हम पढ़ेंगे वेव नंबर क्या होता है। तो नंबर ऑफ वेवलेंथ विच कैन बी एकोमोडेटेड इन 1 सेंटीमीटर लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड वेव नंबर। मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ में वो कितना वेवलेंथ है उसका उस प्रोपगेशन के दौरान, उसी को हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव नंबर बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग न्यू के ऊपर बार से डिनोट करते हैं। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर इनवर्स होता है। और सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर पर इनवर्स। वेव नंबर बराबर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 1/λ, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या बराबर होता है? c बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? न्यू इंटू लैम्डा। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट रहता है, इस पे न्यूमेरिकल दे देता है, आपको प्रकाश का वेलोसिटी दे देगा, लैम्डा दे देगा, फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा आपसे, को फ्रीक्वेंसी दे देगा, स्पीड दे देगा आपसे, लैम्डा पूछ लेगा, वेवलेंथ पूछ लेगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, c बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। न्यू याद करने में भूल जाइएगा, लेकिन यहाँ पे न्यू जो सिंबल्स है वो किसका है? फ्रीक्वेंसी का है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलता है उसके वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में, उसके फ्रीक्वेंसी के रिक्वेस्ट में, तो और उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। 1900 में मैक्स प्लांक आए थे जो कि एक थ्योरी पुट किए थे जिसका नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या नाम था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था जो रेडिएट एनर्जी जो एमिडिएट होता है वो या फिर एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। जो क्या बोल रहे थे कि इसको हम लोग क्या करते हैं? एक स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के रूप में क्या करते हैं? अब्जॉर्व करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटा। इन केस ऑफ लाइट दीज एनर्जी पैकेट्स आर नोन एज फोटॉन्स। और अगर लाइट के केस में बात करें तो हम इसको फोटॉन्स बोल देते हैं, लेकिन वेव के केस में बात करें तो हम इसको क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। समझ में आया यहाँ तक? इसमें क्या होता है? द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। और इसमें जो एक क्वांटम में जो एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी क्या होता है। मतलब ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है म्यू से। और यहीं पे एक कांस्टेंट आता है ई बराबर एच म्यू, ठीक है, एच म्यू। और एच मेरा क्या है? यही प्लैंक कांस्टेंट है। एच मेरा क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि हम म्यू को क्या लिख सकते हैं? हम लोग म्यू को लिख सकते हैं ना SC/λ, क्योंकि हम C बराबर पढ़ चुके हैं क्या? म्यू लैम्डा, ठीक है। तो हम यहाँ से म्यू बराबर लिख सकते हैं λ/c, λ/c लिख दिए, इसीलिए यहाँ पे HC/ क्या आ गया? लैम्डा आ गया। म्यू के जगह हम लोग क्या पुट कर दिए? C/λ। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? कोई परेशानी? तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? न्यू, ठीक है। और ई बराबर क्या होता है? एच इंटू न्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं SC/λ। और एच मेरा क्या होता है? एनर्जी प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसको प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। और इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल। कितना होता है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, ठीक है, जूल पर सेकेंड। और लाइट का वेलोसिटी स्पीड कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम पढ़ेंगे कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विच आर गिवन इन फ्लो। देखिए ये मेरा क्या है? वेवलेंथ घटते क्रम में है, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ते क्रम में, और ये एनर्जी सबसे ज़्यादा कम वेवलेंथ किसका होता है? कॉस्मिक रेज का, गामा रेज का, एक्स रेज का, यूवी रेज का, विजिबल रेज का, IR का, माइक्रोवेव का, रेडियो होगा। और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा? कॉस्मिक रेज का। उल्टा चलते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब हम किसी भी नैरो बीम को सनलाइट या एनी वाइट लाइट से हम पास करवाते हैं, अलाउड टू पास थ्रू अ प्रिज्म, तब उस पर एक स्क्रीन फॉल करता है और ये 7 कलर्स में टूट जाता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड है। और इसी को हम लोग बोलते हैं विवगायोर। क्या बोलते हैं? विवगायोर। और इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। मतलब कि जो मेरा वाइट लाइट होता है वो 7 रंगों में टूट जाता है, इसी को हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। और इससे हमको
पट्टी पे स्क्रीन पे 7 विजिबल कलर शो होता है जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्पेक्ट्रम। और सारे 7 कलर्स का जो होता है अपना अलग अलग वेवलेंथ होता है, कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होता है, उनका डिफरेंट रेडिएशंस होता है और वो रिलाइज करते हैं 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम तक। एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, ये चीज़ याद रखें। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सभी का 7 रेडिएशंस का हम लोग ह्यूमन आई से डिटेक्ट कर सकते हैं। द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ दिस कलर इज कॉल्ड विजिबल रीजन। विजिबल स्पेक्ट्रम इज लाइक द रेनबो। कभी कभी हम लोग रेनबो देखें उसकी तरह ही दम दिखता है, ठीक है, इन द स्काई आफ्टर अ रेनफॉल और कलर प्रोड्यूस बाय एन ऑयल ऑन फ्रीडम वाटर। जब हम किसी भी देखते हैं कोई भी फिल्म पे हम लोग मतलब वो जो होलोग्राम होता है उसको हम जब ऊपर ऐसे करके देखते हैं तो उस पर कलर दिखाता है, 7 कलर में होता है, उसी को बोलता है, ठीक है। In a spectrum, since one color merges into another without any break or discontinuity, the spectrum obtained is called continuous spectrum, ठीक है। अगर स्पेक्ट्रम में एक कलर दूसरे कलर के साथ मर्ज कर जाता है बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी डिसकंटिन्यूटी के, तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वॉयलेट लाइट का स्पेक्ट्रम जो होता है सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का होता है और सबसे हाईएस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होता है? रेड लाइट का होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है और इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? अब हम पढ़ेंगे बोहर्स मॉडल्स ऑफ एन एटम। एक एटम का बोहर, अब एक और साइंटिस्ट आए थे बोहर्स, वो भी मॉडल दिए थे एटम का, तो वो क्या बताए थे ये समझिए। इन और रदरफोर्ड का तो हम लोग देखे थे, अब बोहर का पढ़ेंगे। अब किसका पढ़ेंगे? बोहर्स का। इन ऑर्डर टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, किसी भी मतलब रदरफोर्ड मॉडल में जो जो खामियां था उसको दूर करने के लिए कौन से साइंटिस्ट आए थे? नील्स बोहर आए थे। कब आए थे? 1930 में। उन्होंने एक नया मॉडल लाया था एटम का, किसके बेस पे? प्लैंक कांस्टेंट थ्योरम के बेस पे। इसीलिए आपको इतना पढ़ाएं, प्लैंक क्वांटम थ्योरम क्या है, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। आपको ये सब टर्म नहीं पता रहता तो आपको E=hν नहीं पता चलता, इसीलिए, ठीक है। और अब आगे हम इसका एक्सप्लेन करेंगे हम, और ये स्टेबिलिटी के मैटर में लाए थे, ठीक है, और डिफरेंट मैनर में ये बताए थे। तो बोहर एटॉमिक मॉडल्स क्या क्या बात बताए थे? दो इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसका एक सर्टन फिक्स ऑर्बिट है, ठीक है। क्या है? फिक्स्ड ऑर्बिट है, जिसको हम लोग क्या नाम दिए थे? सेल्स नाम दिए थे या एनर्जी लेवल्स नाम दिए थे। और उन सब का जो एनर्जी है वो फिक्स अमाउंट में, क्या एनर्जी क्या है? फिक्स्ड अमाउंट में है। समझ में आया? ये बात बताया बोहर। जब वो न्यूक्लियस में रिवॉल्व करते हैं तो ना तो उनका एनर्जी लूज होता है और ना एनर्जी वो गेन करते हैं। समझ में आया? ना एनर्जी लूज करते हैं और ना एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट ऑन अ गेनिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते किसी ऑर्बिट में सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर लेता है तो वो दूसरे हायर ऑर्बिट में क्या कर जाता है? जंप कर जाता है। समझ में आया? और लूज करेगा तो वाइस वर्सा वो लोअर ऑर्बिट में फिर से वापस आ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो है ऑर्बिट का डिसोसिएशन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। मतलब इससे क्या होता है? न्यूक्लियस की तरफ वो कोलैप्स नहीं करता है, ठीक है। बोहर कॉल इट्स एन एनर्जी लेवल, और बोहर इसको कौन सेल्स को क्या नाम दिए? एनर्जी लेवल्स के नाम पे दिए। फॉर कन्वीनियंस इन एनर्जी लेवल्स का हम लोग नाम रख दिए KLMN या फिर 1 2 3 4, ठीक है। समझ में आया? और जो ऑर्बिट सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होता था उसका नाम हम K डाल दिए। किससे क्लोजेस्ट होगा? न्यूक्लियस से। समझ में आया? ये न्यूक्लियस है, इससे क्लोजेस्ट K है, ठीक है। और उसके बाद फर्दर उसका हम लोग नाम रखते गए। इट हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे सबसे कम एनर्जी होता है। विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट, जैसे जैसे उसका नंबर ऑर्बिट का बढ़ता जाता है एनर्जी क्या होता है? बढ़ता जाता है। समझ में आया? Only those energy orbitals are permitted for the electrons in which the angular momentum of the electron is a whole number of multiples of h/2 pi, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है only those energy orbits are permitted for the electrons in which angular momentum of the electron, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होल नंबर का मल्टीपल होता है, h/2 pi का मल्टीपल होता है। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? mvr nh/2 pi, ठीक है। m बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, b बराबर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r बराबर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, h बराबर प्लैंक कांस्टेंट और पाई मेरा क्या होता है? 3.147। अब क्या हुआ? इनका भी कुछ कुछ लिमिटेशंस था, कुछ कुछ बोहर मॉडल्स में भी प्रॉब्लम था। बोहर मॉडल्स ऑफ एन एटम सफर फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशंस। इनका तो थ्योरी सक्सेसफुल एक्सप्लेन कर गया। हाइड्रोजन
the line spectra for hydrogen atom, and the hydrogen atoms like particles containing single electron only. However, it failed the line spectra of multi electrons atom. ये सिर्फ क्या कर पाए कि सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन एटम्स का ही क्या कर पाए थे, लाइन स्पेक्ट्रा सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाए थे, लेकिन जिस एटम के पास मल्टी इलेक्ट्रॉन्स था उसका ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है. इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, इन द सोर्स emitting for radiant is placed in a magnetic field and electric field. It is observed that each spectral lines is split into a number of fine lines. क्या बोल रहा है कि लाइन स्पेक्ट्रम में अगर कोई भी सोर्स अपना रेडिएशन एमिट करता है इन मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो नंबर ऑफ फाइन लाइंस में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं. द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमैन इफेक्ट. क्या बोलते हैं, जीमैन इफेक्ट. जबकि हम लोग जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल इफेक्ट जो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको हम लोग स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं. और बोहर्स मैडम इस चीज़ को समझाने में क्या थे, असफल थे. समझ में आया. अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम द इलेक्ट्रॉन्स मूव अलॉन्ग सर्टन सर्कुलर पाथ इन वन प्लेन. तो बोहर्स मॉडल्स के अकॉर्डिंग कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेरा सर्टन सर्कुलर पाथ पे एक प्लेन पे मोशन करते रहता है. तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो एटम है वो फ्लैट मॉडल है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एटम है वो फ्लैट नहीं है बल्कि 3 डायमेंशनल है, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे फेल हो जाता है. अब आते हैं बोहर बूरी स्कीम, ठीक है. तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हर अलग अलग में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाम से जाना जाता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट सेल या ऑर्बिट ऑन ऑफ एटम बाई सजेस्टेड बाई बोहर एंड ब्यूरी. किसके द्वारा बताया गया था, बोहर्स और ब्यूरी के द्वारा. इसमें फॉलोइंग रूल्स होते हैं राइटिंग के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में लिखने के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस बोलते हैं. तो किसी भी एनर्जी का, किसी भी एनर्जी सेल्स का जो मैक्सिमम एनर्जी क्या होता है 2n² होता है. n बराबर क्या होता है 1 2 3 4. तो k में कितना हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा. l में कितना हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा. m में कितना हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा. n में कितना हो जाएगा 2 × 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा. 2 8 18 32. समझ में आया. सो ऑन. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन गिवन सेल अनलेस द इनर सेल्स आर फिल्ड. ये क्या बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेरा तब तक गिवन सेल्स में फिल नहीं होता है जब तक कि अंदर वाला सेल्स फुल्ली फिल्ड ना हो जाए. इन अदर वर्ड्स सेल्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर. इससे मतलब ये बता रहे हैं कि हर सेल्स में इलेक्ट्रॉन जो है एक स्टेप वाइज में क्या होगा, फील्ड होगा, ठीक है. द आउटर सेल ऑफ एन एटम कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन. किसी भी इलेक्ट्रॉन का सबसे आउटर सेल्स में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है. इवन इट हैज़ कैपेसिटी टू एकोमोडेट मोर. अगर उसके पास कैपेसिटी भी है मोर इलेक्ट्रॉन्स करने का तब भी वो नहीं कर सकता है आउटर सेल में. समझ में आया. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम का. कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है. तो क्या हो जाएगा KLMN तो 2 8 8 2, ठीक है. और फिर मैग्नीशियम का क्या होता है 12 तो 2 8 2. फिर पोटेशियम का क्या होता है 19 2 8 8 1, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर. मैटर का दूसरा बिहेवियर, ठीक है. तो क्या बोल रहा है, इन 1924 ए फ्रेंच फिजिक्स एडवांस द आइडियाज दैट लाइक फोटोन्स all material particles such as electron, proton, atom, molecule also possess dual character of particles as well as wave character. मतलब बता रहा है कि जो मेरा जैसे कि मेरा मटेरियल्स है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम, मॉलिक्यूल, उसके पास डुअल नेचर है. डुअल जैसे पार्टिकल्स कैरेक्टर वेव कैरेक्टर शो करता है वैसे वैसे पार्टिकल कैरेक्टर भी शो करता है. द वेव एसोसिएटेड विथ पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर. और जो वेव एसोसिएटेड पार्टिकल्स होता है उसको मैटर बोलते हैं. वेव और डी ब्रॉगली वेव भी बोला जाता है. उन्होंने एक रिलेशन दिया था लैम्डा बराबर h/p बराबर h/mv. m मास ऑफ पार्टिकल्स है, v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स और m क्या है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है. mv मतलब बराबर p. द एबव इक्वेशन इज कॉल्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन. इस इक्वेशन को डी ब्रॉगली इक्वेशन का है. और लेमडा को क्या बोला गया है डी ब्रॉगली वेव्स लेंथ. डेविशंस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट वाई द वेव नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स.
यही बताए थे। डेविसन्स और जर्मन एक्सपेरिमेंट जो है ये बताए थे कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, वेविंग नेचर भी होता है मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, वर्नर हेसिंगवर्स एक जर्मन फिजिस्ट इन 1927 एक प्रिंसिपल दिए थे अनसर्टेनिटीज़ के बारे में। वो बताए थे कि हम किसी भी एलिमेंट का या तो पोजीशन या तो मोमेंटम किसी भी स्मॉल पार्टिकल्स का एक साथ मेजर नहीं कर सकते। इट इज़ नोन एज हेसिनबर्ग सेंट्रलिटी। उनके अकॉर्डिंग क्या था, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल्स विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। समझ में आया? मतलब किसी भी स्मॉल पार्टिकल्स का एक साथ पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर कर पाना क्या था, असंभव था। इसलिए वो रिलेशन देते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर डायरेक्टली h/4π। ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस इसका ये याद कर लीजिएगा कि क्या बोले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्लासिक मैकेनिक्स बेस्ड ऑन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन successfully describes the motion of a microscopic object such as falling stones, motion of planets around the sun, etc. But it failed when applied microscopic particles like electron, atoms, molecules, etc. This is mainly because of the fact that classic mechanics ignore the concept of dual behavior of matter, especially for subatomic particles. ये इसलिए हुआ था कि जो हमारा क्लासिक मैकेनिक्स है वो किस पे बेस्ड है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस पे बेस्ड है, जो कि सक्सेसफुली डिस्क्राइब करता है मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे फॉलिंग स्टोन्स का, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन्स का। लेकिन ये फेल हो जाता है जब इसको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे अप्लाई करते हैं, जैसे छोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, etc. ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स जो होता है वो इग्नोर करता है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को, ठीक है, स्पेशली फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। लेकिन द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू द अकाउंट, और एक ऐसा साइंस का ब्रांच है जो इसको टेक्स अकाउंट करता है, इसके बिहेवियर को पढ़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। कौन सा मैकेनिक्स बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया गया था 1926 में वर्नर हेसिनबर्ग के द्वारा और अरविंद श्रोडिंगर, और इसका फंडामेंटल इक्वेशंस क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलप किया गया था श्रोडिंगर के द्वारा, और उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1933 में। अब क्वांटम नंबर क्या होता है? द सेट ऑफ 4 इंटीजर रिक्वायर्स टू डिफाइन एज इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इन एटम और क्वांटम नंबर। किसी भी इंटीजर का सेट, 4 इंटीजर्स का सेट जो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर दे, एटम के इलेक्ट्रॉन को, उसको हम लोग क्वांटम नंबर बोलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? इट डिस्क्राइब द शेप, साइज एंड एनर्जी ऑफ सेल्स टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग। ये बताता है कि जो एन जो होता है वो बताता है कि उस इलेक्ट्रॉन का क्या शेप है, क्या साइज है, क्या एनर्जी है, इसलिए इसको एन से डिनोट किया जाता है। एन बराबर 1 2 3 4 और वैल्यू ऑफ एन, और इसको सेल का नाम दिया जाता है KLMNOPQ, ठीक है। अजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होता है? ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का शेप बताता है, क्लाउड एंड नंबर ऑफ सबसेल्स बताता है सेल में, जो लाई करता है 0 to n-1, मतलब L बराबर 0 और n-1, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? ये ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल्स डिफाइन करता है। द वैल्यू ऑफ कैन हैव -L to L इंक्लूडिंग 0, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, मतलब अपने ओन एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करता है ये बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। और S बराबर 1 + 2 फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और S बराबर -1/2 फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम ऑर्बिट पढ़ेंगे। ऑर्बिट क्या होता है? ए ऑर्बिट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। ऑर्बिट जो होता है वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, घूमते रहता है। इट रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन का प्लेनर मोशन रिप्रेजेंट करता है अराउंड द न्यूक्लियस। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इज 2n²। किसी भी इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2n²। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। अराउंड एक न्यूक्लियस के अराउंड 3 डायमेंशनल स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। जिसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मतलब कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इट रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन का 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ बताते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। इसका डिफरेंट शेप होता है, जैसे S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, डम्बल शेप,
डी ऑर्बिटल, जैसे हम लोग पढ़े ना sp-d-f ब्लॉक, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और भी f ऑर्बिटल्स भी होता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द 4 क्वांटम नंबर फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन नॉट बी आइडेंटिकल। मतलब कह रहा है किसी भी 4 क्वांटम नंबर्स का 2 इलेक्ट्रॉन का एटम का एक जैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। हंट्स रूल किसको कहते हैं? द रूल स्टेटेड द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल फर्स्ट टेक प्लेस सिंगली आफ्टर देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब पहले तो हम सिंगल सिंगल फिल करेंगे, उसके बाद जब फुल्ली फिल्ड हो जाएगा तब डबल डबल पेयरिंग करेंगे। इसको हम लोग हंट्स रूल बोलते हैं, ठीक है। अब वाउ प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? अब वाउ इज अ जर्मन वर्ड मीनिंग जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, मतलब बनाना। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। मतलब किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में कैसे फील करेंगे, तो वो इंक्रीजिंग एनर्जी का। तो एक और सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी में फर्स्ट होगा फील्ड, उसके बाद आगे आगे कंटिन्यू। तो सबसे छोटा 1s है, फिर उसके बाद 2s है, फिर 2p है, 3s है, 3p है, 4s है, 3d है, 4p है, 5s है, 4d है, 5p है, 6s है, 4f है, 5d है, 6p है, 7s। तो ये हमको याद रखना होगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पार्टिकल ऑर्बिट इज 2। सबसे नंबर ऑफ किसी भी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, जब सेम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो स्पिन क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हर सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? 1s1, हीलियम का क्या हो जाएगा? 1s2, लिथियम का क्या हो जाएगा? 1s2 2s1, बेरिलियम का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2, बोरोन का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p1, कार्बन का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3। वैसे ही यहाँ पे कैल्शियम तक का दिया हुआ है 20 तक का, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट रहते हैं उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटर और मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको आउटर हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जिसमें इसमें कितना है? 4 हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे मेरे? 1 हो जाएंगे, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने के बाद जो बच गया इलेक्ट्रॉन्स उसको कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है तो बाकी कितना हो जाएगा? 2 इसका कोर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो कोर इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 18। आज तक का स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट मैं लेके आऊँगी रेडियो एक्टिविटी। थैंक यू।